स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे आर्थिक प्रणाली के विभिन्न रूप की संज्ञा दी जाती है। यानी इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि विश्व में कौन कौन सी आर्थिक प्रणालियाँ गतिशील है। जैसा कि हम पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य उत्पादन, जो भी आर्थिक गतिविधियां होती है, उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, इन सब के जो उत्पादन का जो संगठन होता है उसे आर्थिक प्रणाली की संज्ञा दी जाती है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि विश्व में कौन कौन सी आर्थिक प्रणालियां चल रही है। मूल रूप से अगर हम विश्व के जितने भी विश्व में आर्थिक प्रणालियां चल रही है उनको अगर हम अलग अलग संदर्भ में देखें तो मूल रूप से विश्व में कुल 5 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां चलती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, चौथी को हम नियोजित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं और पांचवी को हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अलग अलग अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, आर्थिक प्रणाली का पहला रूप जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा चल रहा है वह है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सबसे पहली जो हम बात कर रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगर हम देखें विश्व के जो प्रमुख राष्ट्र है अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सभी राष्ट्रों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन निजी स्वामित्व में होते हैं। यानी जो भी उत्पादन की गतिविधियां की जाती है वो निजी लोगों के द्वारा की जाती है। इस अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से ये माना जाता है कि सरकार को आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी सरकार के मुख्य रूप से 2 ही काम है, पुलिस व्यवस्था करनी जिससे आंतरिक शांति की स्थापना हो, और एक सेना की व्यवस्था जिससे देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा की जा सके। बाकी सभी कार्य निजी हाथों में दे देने चाहिए। यानी इस अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, ये सभी कार्य निजी व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं और सभी व्यक्ति अपने लाभ के लिए ये कार्य करते हैं। यानी इस अर्थव्यवस्था में ये माना जाता है कि हर व्यक्ति अपना लाभ अधिकतम करने के लिए अधिक उत्पादन करेगा, अधिक आर्थिक गतिविधियां करेगा, उससे देश का कुल उत्पादन भी बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति का अस्तित्व होता है। यानी जो व्यक्ति ने जो कुछ कमाया है वो सारा उसको वह कैसे भी उपभोग कर सकता है। उत्तराधिकार का नियम होता है। यानी हमने बहुत पैसा कमाया, उस पैसे को हम अपने जो संतान है उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी इस अर्थव्यवस्था में सबसे पहले निजी संपत्ति का अस्तित्व होता है। यानी व्यक्ति जो कमाता है उस पर उसका अधिकार होता है, वो उसकी मन मर्जी चाहे उसको वैसे खर्च कर सकता है। तो इस व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की दृष्टि से उत्पादन किया जाता है। इस कारण बाज़ार में बहुत प्रकार की वस्तुओं और सेवाएं मिलती है। इससे उपभोक्ताओं को बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होता है। निजी संपत्ति का अस्तित्व होने की वजह से व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और जो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, जो उसकी कमाई प्राप्त हो रही है, वह उस कमाई का स्वयं अधिकारी होता है। वह उसको मर्जी आए जैसे खर्च कर सकता है। सरकार को केवल उसको कर चुकाना पड़ता है। कर चुकाने के बाद जो भी इनकम प्राप्त होती है उसको वह अपनी मर्जी से उसको खर्च कर सकता है। तो इस अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को एक तो कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, यानी सरकार के द्वारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता है उद्योग लगा सकता है, कोई व्यक्ति कृषि करना चाहता है कृषि कर सकता है, कोई व्यक्ति किराने की दुकान खोलना चाहता है वो किराने की दुकान खोले, सब्जी की दुकान खोलना चाहता है सब्जी। यानी हर व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो मूल्य यंत्र के द्वारा लिए जाते हैं। यानी किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति के द्वारा होता है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर वस्तु की मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती है, किसी वस्तु की पूर्ति ज़्यादा है मांग कम है तो वस्तुओं की कीमतें कम हो जाती है।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था एक स्वयं संचालित अर्थव्यवस्था है। ऑटोमेटिक ही ये अर्थव्यवस्था चलती है। किसी भी पान वाले को किसी ने नहीं कहा कि तू पान की दुकान खोल, किसी किराने वाले को किसी ने ये नहीं कहा कि तू किराने की दुकान खोल, किसी स्कूल वाले को किसी ने ये नहीं कहा कि तुम स्कूल खोल, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। यानी ये स्वतः संचालित अर्थव्यवस्था है। यदि व्यक्ति को लगता है कि मुझे इस अमुक बाजार में किराने की दुकान खोलने से ज़्यादा फ़ायदा है तो वो किराने की दुकान खोलेगा। किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ तो वह स्कूल खोलेगा। कोई व्यक्ति को लगता है मैं लोहे का अच्छा काम कर सकता हूँ, वो लोहे का दुकान काम कर सकता है। किसी व्यक्ति को ये लगता है मैं पोल्ट्री फार्म अच्छा चला सकता हूँ तो वो पोल्ट्री फार्म चलाए। किसी को ये लगता है कि मैं अच्छी कृषि का कार्य कर सकता हूँ तो वो कृषि का कार्य कर सकता है। यानी इस अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति अपना कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रखता है। सरकार के द्वारा उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। सरकार इतना कंसर्न रखती है कि जो व्यक्ति प्रोफेशन अपना रहा है वह उसकी योग्यता रखता है या नहीं रखता है। जैसे आपके पास अगर डॉक्टर की डिग्री नहीं है तो आप क्लिनिक नहीं खोल सकते। अगर आपके पास एक अच्छे प्रोफेसर की डिग्री नहीं है तो आप महाविद्यालय में पढ़ा नहीं सकते। सरकार को केवल इससे कंसर्न होता है, किसी को पान की दुकान खोलनी है, चाय की दुकान खोलनी है, सब्जी की दुकान खोलनी है, किराने की दुकान खोलनी है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कोई लॉन्ड्रीमैन बनना चाहता है बने, कोई वॉशरमैन बनना चाहता है बने, जो भी व्यवसाय करना चाहता है करे, जो भी पैसा कमाता है वो स्वयं रखता है। पर इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ये माना जाता है कि उपभोक्ता एक राजा होता है, क्योंकि बाजार में वही वस्तु का उत्पादन होता है जिसे कि उपभोक्ता के द्वारा पसंद किया जाता है। इस अर्थव्यवस्था को हम विस्तार से एक अलग वीडियो जिसमें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे उस पर हम और विस्तार से इस अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जो दूसरी अर्थव्यवस्था जो विश्व में चल रही है उसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसको सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो रशिया में, चेकोस्लोवाकिया में और चाइना में ऐसे में एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होता है। जितने भी उत्पादन के साधन हैं, चाहे भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सांस, ये सब सरकारी स्वामित्व में होते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में सरकार जो भी कल कारखाने होते हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, ये सारे कार्य सरकारी नियंत्रण में किए जाते हैं। सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है। तो इस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से कार्य करता है। इस अर्थव्यवस्था में कोई अमीर नहीं होता है, कोई गरीब नहीं होता है। सभी आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, समान होते हैं और सरकार सबको ज़रूरत के हिसाब से कार्य देती है और सरकारी नियम के हिसाब से वेतन दिया जाता है। जहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें वेतन की विषमता होती है। कोई व्यक्ति 1 करोड़ के प्रोजेक्ट पैकेज पर होता है तो कोई व्यक्ति 1 लाख के पैकेज पर होता है। पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामान्य रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्णय दिया जाता है। अर्थात जितने टीचर हैं उनको समान तनख्वाह मिलेगी, जितने डॉक्टर हैं उनको समान सैलरी मिलेगी। इसी प्रकार से इस अर्थव्यवस्था में सभी चीज़ें सरकार के स्वामित्व में होती है। भूमि सभी सरकार की होती है। व्यक्ति जाकर वहाँ कार्य करता है, बदले में सरकार के द्वारा उसको पारिश्रमिक दिया जाता है। पूंजी भी सरकार की होती है। यानी इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधन सरकारी स्वामित्व में होते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था का मुख्य फ़ायदा यह है कि इस अर्थव्यवस्था में आय की असमानता नहीं होती है। कोई गरीब नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता है। तो सामान्य रूप से जब निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होता है, जो भी पैसा व्यक्ति के द्वारा कमाया गया व्यक्ति के मरने के बाद सरकार का हो जाता है। तो सामान्य रूप से इस अर्थव्यवस्था में कोई किसी का शोषण करना पसंद नहीं करता है। सामान्य रूप से वस्तुओं की कीमतें भी सरकार के द्वारा डिसाइड की जाती है। इस कारण से बाजार शक्तियों का रोल इसमें कम होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए संसाधन आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि कीमतों पर सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार के द्वारा व्यक्तियों को इतनी सैलरी प्रदान की जाती है कि वह अच्छा जीवन यापन कर सके। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बहुत अलग अलग रूप भी है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हमको ये समझना है
कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। यानी जो उत्पादन के साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, शास्त्र, ये सब के सब सरकारी स्वामित्व में होते हैं। जो भी कल कारखाने होते हैं, जो भी उद्योग होते हैं, कृषि होती है, सब सरकार के स्वामित्व में होती है। व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से वहाँ कार्य करता है और सबको बराबर पारिश्रमिक इसमें दिया जाता है। तो इस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी बात है कि शोषण नहीं होता है। सामान्य रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति अपने अधिक लाभ के लिए कुछ ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन कर सकता है, जैसे अफीम, भांग, चरस, गांजा, हीरोइन, क्योंकि उस अर्थव्यवस्था में लाभ मोटिव से काम किया जाता है, जबकि इस अर्थव्यवस्था में लाभ के मोटिव से कार्य नहीं किया जाता है। तीसरी अर्थव्यवस्था जो है उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो न तो हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया है, न ही हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया। जब भारत आज़ाद हुआ तो पूरी राजनीतिक अर्थशास्त्र के दो केंद्र बिंदु थे। एक पूंजीवादी केंद्र बिंदु था जिसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। यानी पूरा देश दो गुटों में बटा हुआ था और इनके बीच में एक शीत युद्ध की स्थिति रहती थी। तब जब भारत आज़ाद हुआ तब ऐसी पोजीशन आई कि भारत अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जाता है, अमेरिका के गुट में जाता है तो वो गुट भारी होने की संभावना थी, और समाजवादी या सोवियत संघ की तरफ जाता है तो वह गुट के भारी होने की संभावना थी। तो जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ये माना कि भारत क्या करेगा, दोनों ही अर्थव्यवस्था के अच्छे गुणों को लेगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने अडॉप्ट की। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है, यानी इसमें निजी संपत्ति का अस्तित्व भी होता है और सरकारी संपत्ति का अस्तित्व भी होता है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारे यहाँ देखिए सरकारी कॉलेज है जो कि समाजवाद को बताते हैं, निजी कॉलेज भी है जो निजी अर्थव्यवस्था को बताते हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी है, निजी हॉस्पिटल भी है, सरकारी बसेस भी चलती है, निजी बसें भी चलती है, सरकार के उद्योग भी है, ओएनजीसी सरकार का उद्योग है, रेलवे सरकार का उद्योग है। तो यहाँ निजी उद्योग भी है, टाटा, अंबानी, रिलायंस, कई बड़े बड़े उद्योगपति हमारे यहाँ पर है। तो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही है। एक तरफ उत्पादन के जो साधन हैं उन पर कुछ साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है और कुछ साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व वाले संसाधनों का प्रयोग निजी व्यक्ति अपने लाभ के लिए करता है। हर व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय चुन सकता है और निजी संपत्ति रख सकता है। कितनी भी आप संपत्ति कमाएं, सरकार को निर्धारित कर देने के बाद बची हुई संपत्ति को आप अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। आप अपने संतान को उसको दे सकते हैं, आप चाहें तो उस संपत्ति को दान कर सकते हैं, आप उस संपत्ति को किसी भी प्रकार से खर्च कर सकते हैं। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पब्लिक प्राइवेट दोनों ही अस्तित्व है। एक तरफ सरकारी क्षेत्र है, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र है। निजी क्षेत्र में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन स्वयं के लाभ की दृष्टि से किया जाता है, जबकि सरकार के द्वारा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन जन कल्याण की दृष्टि से किया जाता है। आप रेलवे के देखेंगे तो बहुत कम किराए में रेलवे आपको यात्रा करवाता है, या आप राजस्थान रोडवेज की बात करेंगे या विभिन्न जो स्टेट रोडवेज है उसमें आप देखें, दिल्ली जाएंगे तो महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। सरकारी क्षेत्र में बिजली कंपनियां हैं तो एक निश्चित यूनिट तक आपको फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है। यानी सरकार ने सरकारी क्षेत्र जो है वो जन कल्याण की भावना से काम करता है। सरकारी क्षेत्र लाभ की दृष्टि से कार्य नहीं करता है। आप सरकारी स्कूल में जाएंगे तो बहुत ही कम फीस में आपको पढ़ाया जाएगा, सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो बहुत कम फीस में आपको अच्छे विद्वान प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको बहुत कम दर पर, और राजस्थान में तो बिल्कुल निःशुल्क दर पर इलाज की सुविधाएं आपको दी जाएगी। जबकि निजी क्षेत्र है वह लाभ की भावना से काम करता है। एक प्राइवेट स्कूल वाला है वो अपने लाभ की दृष्टि से ज़्यादा फीस लेता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रदान करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से निजी कॉलेज वाले अपने हिसाब से कार्य करते हैं, निजी हॉस्पिटल वाले अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो यहाँ सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्र का संयुक्त सहअस्तित्व होता है।
इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भारत जैसे देश में पाकिस्तान और कुछ कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें एक तरफ निजी क्षेत्र है, दूसरी तरफ सार्वजनिक क्षेत्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, क्या इसके गुण हैं, क्या इसके दोष है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो जो बनाएंगे उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण और दोष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथी अर्थव्यवस्था को हम बोल सकते हैं नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में होता है प्लानिंग इकोनॉमी। कुछ राष्ट्रों में नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में भी होता है। इसमें राष्ट्र का विकास करने के लिए एक प्लान बनाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर एक विकास के लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे, तदनुसार उसमें बजट का आवंटन किया जाता था। उसी प्रकार से नियोजित अर्थव्यवस्थाएं वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार एक निश्चित समय के लिए कार्य योजना बनाकर अर्थव्यवस्था के विकास का प्रयास करती है। इसमें सरकारी अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको कितना प्रोग्रेस करनी है, चिकित्सा के क्षेत्र में हमको कितना प्रोग्रेस करनी है, औद्योगिक क्षेत्र में कितना विकास किए जाने की आवश्यकता है, कृषि में कितना यंत्रीकरण किए जाने की आवश्यकता है, कृषि में कितना रासायनिक खादों का प्रयोग होना है, कितने पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना है। यानी नियोजित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी अधिकारियों के द्वारा एक निश्चित प्लान पेश किया जाता है। अब उस प्लान को एडॉप्ट करके ही कोई उत्पादन की गतिविधियों में भाग ले सकता है, चाहे वह निजी क्षेत्र वाला हो, चाहे वह सरकारी क्षेत्र वाला हो। सरकार के द्वारा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जो कार्य योजना तैयार की जाती है, उसी कार्य योजना के हिसाब से कार्य करना होता है। इस अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। और एक और पांचवी अर्थव्यवस्था बोलते हैं इसको साम्यवादी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी इसको बोल सकते हैं। इसको पहली हमारी कैपिटल इकोनॉमी है, दूसरी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी है, चौथी प्लान्ड इकोनॉमी है, पांचवी हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी इसको हम कह सकते हैं। ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही एक बहुत कड़क रूप है, या हम कह सकते हैं कि एक टाइट रूप जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही है। इस अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के हिसाब से कार्य करना होता है। मेरे को पढ़ाने की योग्यता है, मैं पढ़ाऊंगा। किसी को इलाज करने की योग्यता है, इलाज करेगा। कोई डॉक्टर की योग्यता है, कोई डॉक्टर है तो वो इलाज करने की योग्यता रखता है तो इलाज करेगा। कोई कपड़े प्रेस करने की योग्यता रखता है तो प्रेस करेगा। कोई मिट्टी के बर्तन बना सकता है तो वो मिट्टी के बर्तन बनाएगा। कोई किसान का काम कर सकता है, वो किसान का काम करेगा। कोई रिक्शा पुल कर सकता है तो वो रिक्शा पुल करेगा। यानी हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के हिसाब से काम करना और उसको आवश्यकता के हिसाब से वेतन दिया जाता है। इस अर्थव्यवस्था जो समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी बहुत टाइट रूप है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से कार्य करेगा और उसको वेतन कैसे देंगे, उसकी आवश्यकता के हिसाब से देंगे। एक प्रोफेसर्स को कार की आवश्यकता नहीं है तो उसको उतना वेतन नहीं मिलेगा कि कार ले सकता है, पर एक डॉक्टर को इतना वेतन मिलेगा कि वह कार ले सके, क्योंकि वह पेशेंट को देखने जाता है। पेशेंट ज़्यादा क्रिटिकल है तो उसको गाड़ी में लेकर वो हॉस्पिटल में भर्ती करा सकता है। यानी इस योग्यता में, इस अर्थव्यवस्था में कोई भी गरीब नहीं होता है, कोई भी अमीर नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के हिसाब से काम करना पड़ता है। जो व्यक्ति में पढ़ाने की योग्यता है वो पढ़ाएगा, जो कपड़े धोने की योग्यता है वो कपड़े धोएगा, जिसको टेम्पू चलाने की योग्यता है वो टेम्पू चलाएगा। और सबको आवश्यकता के हिसाब से वेतन दिया जाता है। अगर मेरी आवश्यकता है, मेरे घर में 2 बच्चे हैं तो मेरे को उस हिसाब से वेतन मिलेगा। किसी के घर में 3 बच्चे हैं तो उसको वेतन ज़्यादा मिलेगा। कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसमें उसको ट्रक और बस रखना जरूरी तो उसको उस हिसाब से वेतन दिया जाएगा। यानी इस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं होता है। व्यक्ति को जितनी रिक्वायरमेंट होती है, सरकार के अधिकारी वो डिसाइड करते हैं कि इसको कितना वेतन दिया जाना है, उस हिसाब से वेतन दिया जाता है। टीचर्स सेम है, सेम कार्य कर रहे हैं पर उनका वेतन अलग हो सकता है। डॉक्टर सेम है, समान कार्य कर रहे हैं पर उनका वेतन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की आवश्यकता के हिसाब से वेतन दिया जाता है। तो इन 2 अर्थव्यवस्थाओं को हम डिटेल में अध्ययन नहीं करेंगे। अगले कुछ वीडियो में हम एक वीडियो पूरा हम देखेंगे जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या गुण है, क्या दोष है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था है
उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और भारत जैसे देश में जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने केवल यही बात करनी थी कि विश्व में कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित है उसके बारे में आपको जानकारी हो। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इसे समझ पाए होंगे।